नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर बिल्कुल गहराई से समझ सके और उन्हें एनसीईआरटी में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। तो दोस्तों, आज के लेक्चर की अगर हम बात करें तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा अध्याय नंबर 7 जो है आपका गुप्त काल के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि यदि आप कंप्लीट बुक पढ़ना चाहते हो और आपके पास समय है तो ये लेसन मैंने बिल्कुल लाइन टू लाइन एक एक शब्द का अर्थ आपको समझाया हुआ है। और चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां इस अध्याय को आप लाइन टू लाइन पढ़िए। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्लास 7 सामाजिक विज्ञान भाग 1 संपूर्ण अध्याय आपको लाइन टू लाइन समझाए गए। कंप्लीट बुक वहां से पढ़िए यदि आपके पास समय है तो। अगर समय नहीं है, आपको जल्दी है, तो आप यहां से रिवीजन कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे के सारे पॉइंट यहां से क्लियर हो जाए। उसके अलावा जो क्लास 7 की उनकी डिमांड थी कि सर अलग से प्लेटफॉर्म बना दीजिए, तो उनके लिए अलग से यूट्यूब चैनल बना दिया गया है। एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 7 नाम से आप चैनल सर्च करेंगे, आपके सामने चैनल आएगा और उस चैनल के प्ले लिस्ट में आपको सिर्फ अपनी क्लास के सब्जेक्ट मिल जाएंगे भी सारे के सारे। तो आप सभी सब्जेक्ट वहां पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां आपको प्लेलिस्ट ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी प्लेलिस्ट आपको क्लास 7 की मिलेगी, क्वेश्चन आंसर की मिल जाएगी। तो चलिए, आपके मैंने शुरुआती कितने मिनट, 1 या 2 मिनट वेस्ट किए, तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। तो चलिए, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो गुप्त काल है ना, उसको क्या बताया गया है, सृजनशीलता का युग बताया गया है। पहले तो हम गुप्त काल की बात करेंगे। गुप्त काल कौन सा है, तो आपने पता है कि जो पिछले लेक्चर है उसमें हमने पहले तो क्या पढ़ा था, मौर्य वंश पढ़ा था। फिर उसके बाद मौर्य वंश विघटित हो गया था और बहुत से क्या गए थे, आपके छोटे छोटे राज्य बन गए थे, छोटे छोटे आपके वंश ने शासन स्टार्ट कर दिया था। फिर एक वंश स्टार्ट हुआ, गुप्त वंश। भी क्या हुआ, गुप्त वंश ने अपना साम्राज्य स्थापित किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो गुप्त वंश ने कब से लेके कब तक शासन किया, उस पूरे समय को नाम दिया गया गुप्त काल। और अब उसको बताया गया सृजनशीलता का युग। अब आप मुझे बताइए, सृजनशीलता का मतलब क्या होता है। आप कहेंगे सर सृजनशीलता का मतलब होता है कि वो युग जिसमें क्या हमने हर क्षेत्र में तरक्की की, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे आपका साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वास्तुकला का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में तरक्की की। इसलिए गुप्त काल को कहा जाता है सृजनशीलता का युग। पहला क्वेश्चन तो आपका यही से बन जाएगा कि गुप्त काल को सृजनशीलता का युग क्यों कहा गया, क्योंकि हर क्षेत्र में क्या किया, आपने तरक्की की है भी। न बल के द्वारा न केवल कूटनीति से अधर्म का नाश किया जाता है। ये आपको स्टार्टिंग में क्या आपको वक्तव्य दे रखा है किसका, कालिदास का रघुवंशम से। इसने कहा न बल के द्वारा, न कूटनीति से, न तो आप कोई किसी नीति से, न बल के द्वारा आप अधर्म का नाश कर सकते हैं, न ही चाटुकारिता से धर्म की स्थापना की जा सकती, न आप चापलूसी करके आप धर्म की स्थापना कर सकते हैं। बल्कि राज्य की जो शक्ति होती है ना, जो राज्य के राजा में जो गुण होने चाहिए, वो क्या है, विद्या और बुद्धि। क्या है, विद्या और बुद्धि में निहित होती है, न कि भोगवर्ती में। भोगवर्ती का मतलब है ऐशो आराम में भी। ठीक है, तो राजा के अंदर बुद्धि होनी चाहिए। ठीक है, राजा आपका बुद्धिमान होना चाहिए। और क्या है, आपकी विद्या मतलब ज्ञानवान वो होना चाहिए भी, भोग विलासी राजा नहीं होना चाहिए। तो ये आपका कालिदास ने वक्तव्य लिख रखा रघुवंशम में। अब हम हमारा अध्याय है वो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गुप्त कौन थे, ये आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जब आप लेसन पढ़ लेंगे तो आप सभी क्वेश्चन आंसर का जवाब देने में सक्षम होंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। एक एक चीज आपको रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन जब मैं रिवीजन कराता हूं ना, एक बार पढ़ाने लगता हूं, फिर चाहे कितना टाइम लगे, एक एक पॉइंट जब तक क्लियर नहीं होता, तो मेरा भी आत्मा है ना वो नहीं मानती कि ईमानदारी से आपको सारी चीजें इसमें क्लियर करवाने की कोशिश मैं करूंगा भाई। ये मत सोचना कि रिवीजन है तो आपके महत्वपूर्ण पॉइंट छूट जाएंगे भी, टाइम लग जाएगा। आप इसकी स्पीड बढ़ा लेना, 1-2 की स्पीड पे कर लेना, 1.5 पे 2 पे, ताकि आपका लेसन ये जल्दी से कवर हो जाए भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं पृष्ठभूमि भी इसकी, गुप्त साम्राज्य की। ये देखिए गुप्त साम्राज्य भी, आपको ये 4 राज्य आपको याद रखने हैं भी। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य था, वो कौन कौन उस समय महत्वपूर्ण थे भी, और उसी समय और कौन से महत्वपूर्ण राज्य थे, तो वो था आपका एक कामरूप राज्य भी, जो आज का असम का क्षेत्र है। वहां क्या था, एक कामरूप राज्य था भी। उसके बाद था गुप्त के थोड़ा सा दक्षिण में वाकाटक राज्य, काम आएंगे हमारी ये बातें याद करने भी। और यहाँ पे था पल्लव राज्य दक्षिण में भी।
और बीच में कौन सा था यहाँ पे, गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य में पड़ी अत्यंत शक्तिशाली था तीसरी से छठी शताब्दी तक भी। कहां से, तीसरी से छठी शताब्दी सामान्य संवत तक इन्होंने क्या किया था, आपका शासन किया था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। एक बात याद, समय आपको याद हो गया, तीसरी शताब्दी से छठी शताब्दी तक गुप्त वंश ने शासन किया था। राजधानी क्या थी आपकी, पाटलिपुत्र। फिर आपका वाकाटक राज्य है। वाकाटक राजवंश ने भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य क्षेत्रों पर भी, ये मध्य क्षेत्र है ना आपका, तो इस पे उन्होंने शासक किया था वाकाटक ने, यहाँ मध्य क्षेत्रों पे भी। उनकी राजधानी नंदीवर्धन नागपुर के समीप है भी आजकल। राजधानी याद रखना, वाकाटक की क्या थी, नंदीवर्धन। और फिर कामरूप भी, इसने असम के कुछ राज्यों पर शासन किया था, असम के आसपास वाले क्षेत्रों पर शासन किया था। फिर पल्लव वंश, पल्लव वंश ने सातवाहन वंश के पश्चात शक्ति प्राप्त की, क्योंकि इससे पहले आपका जो सातवाहन वंश था ना, आपको पता है यहाँ से क्या था, आपका सातवाहन वंश था पिछले लेसन में। उसके बाद ये पल्लव वंश क्या हो गया, आपका शक्तिशाली हो गया। कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाई भी, और 9वीं शताब्दी तक सामान्य संवत के उत्तरार्ध तक शासन किया भी, और इसने 9वीं शताब्दी तक शासन किया। आपका गुप्त है, हमने मेन बात गुप्त पे फोकस रखना। गुप्त काल में कहाँ तक शासन किया, तीसरी से छठी शताब्दी तक। इसके अगर यहाँ जाएंगे तो कामरूप राज्य है, वाकाटक राज्य है, पल्लव राज्य, मेन राज्य रहेगा वाकाटक, जिसका ये सहयोग करेगा भी, सहयोग लेगा आगे चल के। बस ये बात है भी। आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि जब ये गुप्त साम्राज्य फैल रहा था तो उस समय बाकी भारत के हिस्सों में क्या हो रहा था, आपको बताना है। पूर्वोत्तर में कामरूप राज्य बढ़ रहा था, इसके साथ में वाकाटक इसका पड़ोसी राज्य था, और दक्षिण में पल्लव राज्य है वो अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। ये चीज आपको लिखने की, बाकी हिंदुस्तान में क्या हो रहा था ये चीजें आपको लिखनी भी। अब यहाँ पे आपका है, ये सिर्फ आपको बताया गया है अभी। तो ये क्या है आपका, दिल्ली के एक मेहरौली में क्या है, एक आपका लौह स्तंभ है, 1600 से वर्ष अधिक प्राचीन है भी। आज भी ये जंग लगे खड़ा, यह प्राचीन भारत के उन्नत धातु का प्रमाण है भी। तो जब आप दिल्ली के मेहरौली में, आप क्या है, एक आपको लौह स्तंभ खड़ा दिखेगा भी। और खास बात यही है कि वो सर्दी में, धूप में, बारिश में बाहर खड़ा है, कोई उस पे ऐसी सरकार ने डेकोरेट नहीं की, लेकिन उसको जंग नहीं लगा है। इसका मतलब ये क्या, उन्नत धातु विज्ञान है, उसका प्रमाण है कि हमने उस प्रकार की धातुएं बना ली थी कि उनको लो नहीं लगता था अभी। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते भी। तो यह किसने बनवाया था अभी, अब बात है कि सर ये लौह स्तंभ ये बनवाया किसने था। ये है आपका 6 टन का है अभी। एक आपका टन में 10 क्विंटल होते हैं, मतलब आपका ये लगभग आपका 60 क्विंटल का है। गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी, यहाँ से आपके जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको करवाता चलूंगा अभी। ये किसने बनवाया था, ये बना था गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में स्थापित किया गया था अभी। और कहाँ स्थापित किया गया था स्टार्टिंग में, उदयगिरी की गुफा के समूह भी, मध्य प्रदेश में उदयगिरी की गुफाएं, वहां इसको लगाया गया था। आप कहेंगे सर ये दिल्ली में कैसे पहुंच गया अभी। कुछ शताब्दियों बाद दिल्ली लाया गया। यह स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित था, और इस पर लिखे अभिलेख सम्राट की विजय गाथाओं का वर्णन करते हैं भी। ये स्टार्टिंग में लगाया कहाँ गया था, आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश में उदयगिरी की गुफा के समीप लगाया गया था। कुछ शताब्दियों बाद इसको कहाँ लाया गया, दिल्ली में लाया गया भी। हम आगे पढ़ेंगे कि ये किसके द्वारा दिल्ली में लाया गया। चीजें क्लियर यहाँ पे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आपने पढ़ लिया, जिसने लौह स्तंभ लगवाया था नागपुर में, उदयगिरी की गुफाओं के सम्मुख लगाया था भी। अब हम पढ़ रहे हैं नई शक्ति का उदय भी। नई किस प्रकार से गुप्तों का उदय हुआ भी। तीसरी शताब्दी सामान्य संवत तक उप महाद्वीप के उत्तर और पश्चिम में पहला हुआ जो कुषाण साम्राज्य था भी, कुषाण कनिष्क वाला, वो दुर्बल होने लगा भी। आपने पिछले लेसन पढ़ गया है ना, कुषाण आ गया था भी, तो वो भी। इसके पश्चात नए राज्यों का उदय हुआ, इससे एक नवीन काल की भूमिका बनी, और गुप्त वंश का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब उसका प्रभाव बढ़ा भी। गुप्त की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न मत है भी, परंतु व्यापक रूप से माना जाता है कि उद्भव वर्तमान उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती क्षेत्र शासक के रूप में हुआ भी। तो इसने कहा कि जो इतिहासकार उनके अलग अलग मत हैं कि गुप्तों का उदय इस प्रकार से हुआ, लेकिन उन्हें जो मेन फोकस है वो रहा कि ये आपके उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती क्षेत्र के शासक के रूप में हुआ भी। सबसे पहले इन्होंने कहाँ शासन किया, वर्तमान उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती क्षेत्र के रूप में इन्होंने शासन किया भी। और समय के साथ इनका प्रभाव बढ़ता गया, और ये एक समय ऐसा आया कि ये विशाल भारत के आपके लगभग उत्तर भारत पर राज्य करने लगे, शासन ये करने लगे भी।
विशेष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भी एक राजा आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय इसके इसके वंश में, तो उसके शासन काल में भी वास्तुकला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई, जिसकी छाप आज भी विद्यमान। हमने पढ़ा ना सृजनशीलता का तो वही है कि हर क्षेत्र में क्या हुई थी, तरक्की हुई थी, इसलिए इसको अथक सृजनशीलता का युग कहा गया, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, साहित्य का, वास्तुकला का हो। दिल्ली के लौह स्तंभ पर उत्कीर्ण चंद्र नामक राजा का उल्लेख मिलता है भी। वो दिल्ली का जो लौह स्तंभ है ना, उस पे एक राजा का नाम लिखा हुआ चंद्र भी, जिसे इतिहासकार चंद्रगुप्त द्वितीय माना है भी। ठीक है, और ध्यान रहे ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, जो आपका मौर्य वंश का राजा था, ये कौन सा है, चंद्रगुप्त द्वितीय भी। ठीक है, तो जो लौह स्तंभ पे जो नाम लिखा ना वो चंद्र, वो किसका है, चंद्रगुप्त द्वितीय का है आपका। ठीक है, कभी उसको आप चंद्रगुप्त मान लो, मौर्य मान लो भी, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है भी। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य नाम से भी जाना जाता है भी। ठीक है, ये चीज आपको है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय आपका मेन राजा गुप्त वंश का, आप ध्यान रखना, उनको विक्रमादित्य नाम से भी जाना जाता है। वे गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासकों में एक थे, भगवान विष्णु के उपासक थे भी। क्या थे, भगवान विष्णु के उपासक थे। उनके गरुड़ की आकृति विक्रमादित्य के अनेक अभिलेखों पर मिलती है भी। तो आपसे पूछेगा गरुड़ की आकृति क्यों मिलती है भी, क्योंकि जो आपके विक्रमादित्य थे चंद्रगुप्त द्वितीय, वो क्या थे, भगवान विष्णु के उपासक थे, और इसी कारण शायद उनके वाहन की आकृति उन्होंने अनेक शिलालेखों पर उत्कीर्ण करवाई है। चीजें क्लियर, हाँ सर, हमें सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है भी। तो आपने नाम के पीछे द्वितीय देखा भी, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इसका मतलब है कि उनके वंश में एक चंद्रगुप्त प्रथम भी था। जब दो तीन नाम लगातार हो जाते हैं राजाओं के, तो पहला जो होता है उसको चंद्रगुप्त बोलते हैं प्रथम, द्वितीय को आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, जब तीसरा कोई चंद्रगुप्त और राजा होगा तो उसको चंद्रगुप्त तृतीय बोलेंगे, एक ही वंश के भी। एक ही वंश में जब राजाओं के नाम सेम होते तो पहले को प्रथम, दूसरे को द्वितीय, तीसरे को तृतीय हम बोलते हैं। जैसे आगे हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज तृतीय के बारे में हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, मतलब पृथ्वीराज प्रथम है, द्वितीय, फिर तृतीय, इस प्रकार से आप प्रथम, द्वितीय, तृतीय हम उसको लगाते हैं भी। अब योद्धा शासक के बारे में थोड़ा सा आपको बिल्कुल डिटेल सारी चीजें समझ में आ रही है, अब तक तो कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आराम से पढ़ रहे हैं, स्पीड अपने हिसाब से मेंटेन कर लेना भी। प्रयागराज में स्थित स्तंभ अभिलेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति हुई, कई बार हर जो आपकी इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति भी चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की प्रशंसा में है भी। तो यहां से आपसे पूछा जाएगा जो प्रयाग प्रशस्ति ना, उसमें किसके बारे में बताया गया है, उसमें बताया गया है जो चंद्रगुप्त द्वितीय का पिता था समुद्रगुप्त भी। इस अभिलेख के लेखक राजकवि हरिसेन के अनुसार भी, ठीक है, ये लिखा किसने है, ये लिखा है आपका राजकवि हरिसेन ने, जो प्रयागराज में स्थित है आपका प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होता है, एक ऐसा अभिलेख होता है जिसमें राजा की बढ़ाई की जाती है भी, कि राजा को धरणीबंद होना चाहिए, मतलब संपूर्ण पृथ्वी को एक करना था। इसका उद्देश्य उन्होंने अनेक युद्ध लड़े, कई राजाओं को पराजित कर उनके राज्यों पर अधिकार किया, अपने राज्य का विस्तार किया। कुछ पराजित द्वारा उसने कहा कि राजा को कैसा होना चाहिए, धरणीबद्ध। धरणीबद्ध मतलब पूरी पृथ्वी पर अपना साम्राज्य फैलाना चाहिए, मतलब इसका मतलब है राजा को अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए, अपने शासन को बढ़ाना चाहिए भी। तो इसी में क्या किया कि समुद्रगुप्त ने क्या किया, आपके बहुत से युद्ध लड़े भी, और अनेक राजाओं को उसने हराया, बहुत से राजाओं को उसने हराया। कुछ राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, और कुछ उनको भेंट देने लगे भी, राजा को गिफ्ट देने लगे कि हमें हमें राज्य पे शासन दो, हम आपकी अधीनता मानते, हम आपको क्या देंगे, भेंट देंगे भी। हरिसेन ने लिखा कि समुद्रगुप्त ने कला, ज्ञान, व्यापार को प्रोत्साहन दिया, जिसका राज्य समृद्ध और सफल बना। समुद्रगुप्त के एक सिक्के पर स्वयं को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, मतलब समुद्रगुप्त का एक सिक्का जिसपे समुद्रगुप्त क्या है, वीणा बजा रहा है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वीणा बजाते हुए कौन सा आपका है, तो आपका गुप्त वंश का वो आपका समुद्रगुप्त है भी। और ये आपका अभिलेख देखिए, आपको समझ में भी आ रहा है, ये पढ़ने की कोशिश की है पुरातत्वविदों ने भी। ठीक है, ये देखिए आपका समुद्र के इस पे क्या है, आपका वीणा बजाते हुए फोटो भी, और एक बाग पे क्या है, वाग देवी की है भी, देवी लक्ष्मी है भी। ये चीजें आपको यहां तक समझ में आ गई। इसमें एक रानी को चवर सहित एक इंस्ट्रूमेंट होता है, चवर सही, ये सिक्के देखिए भी, ये जो औजार ले रखा ना गदा टाइप का, इसको क्या बोलते हैं आपका, चवर बोलते हैं भी। और यज्ञ है भी, ये यज्ञ वाला घोड़ा है भी।
कुछ साहित्यिक स्रोत शासकों, राज्यों और लोगों के बारे में विस्तार जानकारी प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए विष्णु पुराण में साम्राज्य के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है भी। मतलब जो विष्णु पुराण है ना, विष्णु पुराण, विष्णु के उपासक थे, आपको ये भी पता लग चुका है। तो विष्णु पुराण में इनकी जानकारी मिलती है, गुप्तों की भी। उसमें इनके कुछ क्षेत्रों को बताया गया है कि इन्होंने कहाँ कहाँ शासन किया भी। गुप्त वंश, अनुगंगा, मध्य गंगा घाटी, प्रयाग वर्तमान प्रयागराज, साकेत मतलब अयोध्या, अयोध्या का नाम साकेत था, मगध आपका वर्तमान बिहार और आसपास के समतल क्षेत्रों पर शासन करेगा। लेकिन अपने उत्कर्ष पर गुप्त साम्राज्य ने वर्तमान उत्तर और पश्चिम भारत के साथ साथ मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों पर भी शासन किया। इसने कहा कि वहां तो आपके कुछ जो शुरू से लेके आखिर तक उसके शासन के अधीन रहा, वो आपका ये थे ऊपर वाले समतल राज्य। लेकिन जब ये अपने पूर्ण उत्थान पर इसके महान राजा आए, तो इन्होंने पूरे उत्तर पश्चिम भारत पे, कुछ आपके पूर्वी भारत पे और कुछ आपके मध्य भारत पे इन्होंने शासन किया था। ये चीज क्लियर? हाँ सर, ये चीज हमें क्लियर हो गई भी। ठीक है, अब आपको एक यहाँ पे एक बात बताई गई, जो अधीनस्थ राजा थे वो किस प्रकार से काम करते थे। देखिए यहाँ पे आपका ना, यहाँ पे एक बात बताई गई है कि आप कल्पना कीजिए, आपको सोचने के लिए, कि ये आपका मान लीजिए पाटलिपुत्र है, और ये राज्य इसने अधीन कर लिया, अधीन हो गया, इसने अधीनता स्वीकार कर ली किसकी? आप कहेंगे समुद्रगुप्त मान लेते भी। और इसके साथ इसको युद्ध लड़ना है, किसको युद्ध लड़ना है? इसको युद्ध लड़ना भी। अब बताइए, ये अपनी पूरी सेना लेके आएगा ना, तो इस सेना को यहाँ पर पहुंचने समय रास्ते में ये तो है नहीं कि एकदम जादू से एक दिन में पहुंच जाएगा। तो इसको सेना की जरूरत पड़ेगी, इसको खाने की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तब क्या होगा, जो ये अधीनस्थ थे ना, जो अधीनता स्वीकार कर रखी थी, ये इसकी क्या करेंगे? सहायता प्रदान करेंगे भी। ठीक है, इस प्रकार से जो अधीन राज्य थे, इस प्रकार से वो काम आ जाते थे। चीजें क्लियर? कोई डाउट नहीं? हाँ सर, ये हमारा चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे आज ये एक बार एक मानचित्र फिर से देखिए आप, मानचित्र आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए कि कहाँ से क्या था अभी। ये आपका जो ये कलर है, आपका गुप्त साम्राज्य है अभी। ये जो आपको मिट्टी जैसा कलर है ना, ये गुप्त साम्राज्य, त्रिभुज महत्वपूर्ण नगर है, और ये आपकी नदियां हैं अभी। तो एक बार हम देख ले इसका गुप्त साम्राज्य का। ये देखिए, ये आपका देखिए पूरा, ये उत्तर पश्चिम भारत हो गया, ये कच्छ का रण है, उज्जैनी है, नर्मदा नदी, मतलब नर्मदा नदी इसकी सीमा है भी, नर्मदा नदी तक फैला हुआ था अभी ये। और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से पाटलिपुत्र, वैशाली, साकेत, काशी, मगध, ताम्रलिपि, उज्जैनी, इंद्रप्रस्थ, विशाल भारतीय मरुस्थल और कच्छ का रण और इंद्रप्रस्थ, और ये चिनाब नदी तक, यहाँ तक इसका था। अगर उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो चिनाब नदी तक, अगर मध्य भारत में आएंगे तो नर्मदा नदी तक, और पूर्वी भारत में आएंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। और यहाँ ये आपका हिमालय पर्वत हो गया। तो पूरी आपको इनकी याद हो गया। चीजें क्लियर? थोड़ा सा ब्लर होता है, उसके लिए मैं दाएं बाएं होता, तो उसके लिए आप ध्यान मत दीजिए भी। तो चलो मैं एक बार कर देता हूँ, यदि आपका हो गया तो ये चीजें क्लियर? हाँ सर, चीजें समझ में आ गई। और ये आपका कामरूप था, इसका पड़ोसी पूर्व में कौन था? कामरूप था। इस साइड कौन था? वाकाटक था। और ये आपके पल्लव, आपको पता है। आप कहेंगे सर सारी चीजें क्लियर, हमें इसके सीमाएं भी समझ में आ गई भी। गुप्त युग के बारे में भारतीय समाज के विषय में एक यात्री का वर्णन भी। चीनी यात्री फासियन भी, क्या है आपका? फासियन। आपकी पुरानी बुकों में इसको फायान लिखा हुआ है भी। 5वीं शताब्दी सामान्य शब्द के आरंभ में भारत की यात्रा की थी। वह पवित्र बौद्ध धर्म सतलों और पांडुलिपियों को एकत्रित करने के लिए इस लंबी और कठिन तीर्थ यात्रा पर निकले थे भी। आपसे पूछा जाएगा फायान है ना, फासियन जिसको बोलते हैं न्यू एनसीईआरटी में, वो भारत क्यों आया था? वो क्यों आया था कि वो पवित्र बौद्ध धर्म सतलों को देखने और ग्रंथों की पांडुलिपियों को एकत्रित करने के लिए भारत के उद्देश्य, मतलब बौद्ध धर्म के बारे में वो जानने के लिए क्या था, भारत आया था। उसने पांडुलिपियां इकट्ठी वगैरह की भी। वह उन्हें वापस चीन ले जाना चाहते थे। फासियन ने संपूर्ण भारत में व्यापक रूप से यात्रा की, यहाँ की संस्कृति, शासन व्यवस्था और समाज को देखा। अपने अनुभवता लेखों को अपने देश के लोगों और हमारे लिए लिपिबद्ध किया। उनका यह यात्रा वृत्तांत आज भी उपलब्ध है भी। उसने कहा कि उन्होंने अपनी यात्रा को लिखा भी। ठीक है, शायद फायान की जो बुक थी उसका नाम था सीयू की, उसमें पूरी भारत की वो अपनी ये यात्रा थी ना, भारत के लोग कैसे थे, जहां जहां वो गया वहां वहां उसने लिखा, और उसने हमारे भी काम आता। अब हम अपना इतिहास उसकी सहायता से जान सकते हैं भी। और ये एक यात्रा का वृत्तांत है भी, किस प्रकार के चीज रहते हैं, किस प्रकार के नहीं रहते। ठीक है। अब
एक चीज और बताई थी भी कि जो फाइयानन ऊपर तो उपलब्धियों का वर्णन किया, इतने महान रहते थे, वो चीज़ रहते थे, उसको तो आप सिर्फ 1 मिनट रोक के पढ़ लेना। यहाँ मैं एक चीज़ बताऊँगा अभी। फाइसियन ने जैसे इतिहासकार विवरणों से लिए गए अंश मूल्यवान स्रोत है, हालाँकि यह मात्र एक विशेष समय और समाज के सीमित वर्ग के प्रति ही लेखक के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। मतलब सारे के सारे समाज को नहीं बताते ये भी। ये जिसके बारे में लिखते हैं उसके बारे में बताते, ये नहीं कि पूरी हर एक वस्तु के बारे में आपको बताएँगे। सीमित वर्ग के बारे में ही इन्होंने अपनी यात्राओं में लिखा है अभी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अपने यात्रा वृत्तांत में फासिये ने चांडालों के साथ हुए कठोर व्यवहार का भी वर्णन किया है अभी। तो एक चीज है, किसके साथ कठोर व्यवहार का वर्णन किया? चांडालों के साथ। किसके साथ? चांडालों के साथ भी। उन्हें बहिष्कृत माना जाता था, जो कि नगर की सीमा से बाहर रहते थे। उनको बहिष्कृत मतलब बहिष्कार मतलब उनके साथ किसी प्रकार का लेन देन नहीं होता, उनके साथ बोलते चालते नहीं, किसी का लेना देना उनके साथ नहीं होता था। वो होता उसका बहिष्कार करना भी। न हम कुछ को सामान कुछ देंगे, न लेंगे, तुझसे बोलेंगे, किसी प्रकार की बातचीत नहीं, वो बहिष्कार। तो कहता है कि जो चंडाल थी ना, चांडाल थे, उनको क्या माना जाता था? बहिष्कृत माना जाता था। उनके साथ उनको गांव से बाहर ही रखा जाता था भी। ठीक है। अब बहिष्कृत क्या होता है? वह व्यक्ति जिसे सामाजिक या सांस्कृतिक समुदाय और आविष्कार अस्वीकार कर दिया गया हो भी, तुझसे हमारा कोई लेना देना नहीं था। अब चांडाल क्या है भी? चांडाल जो आपकी वर्ण व्यवस्था थी, शूद्र था, आपका वैश्य था, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, जो इससे और बाहर थे अलग, वो सारे क्या थे? चांडाल के रूप में था भी। अब गुप्त साम्राज्य की झलकियां भी। अब आपको मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से, जो आपका सिविल सर्विसेज वाले ना, वो थोड़ा सा ध्यान देना कि जो आपकी शासन एवं प्रशासन हुई। आइए चित्र 7.1 में दिए गए मानचित्र को देखकर आप एक ही समय में अनेक राज्यों को एक साथ अस्तित्व में देखेंगे। उनमें से कुछ राज्य अपने नियंत्रण को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा में एक दूसरे के साथ युद्धरत भी रहे होंगे। याद कीजिए कि कौटिल्य के राज्य के शासन संबंधी विचारों के बाद आपने पहले क्या पढ़ा था? उनने शासकों को गठबंधन बनाने की सलाह दी थी, जो सप्तांग के घटकों में एक था भी। आप देख रहे हैं मानचित्र पे कि अगर आप पहले वाले पे जाए मानचित्र की, सातवाहन भी थे, पल्लव थे, चोल भी थे, चेरवे, पांडे थे, सातवाहन अलग अलग। अब भी देखिए कि अब भी आपका वाकाटक है, आपका पूर्व में जाएंगे तो आपका कामरूप है, दक्षिण में आएंगे तो आपके ये पल्लव है। तो अब भी वो अपने राज्य को बढ़ाने की सोच रहे होंगे, लड़ाइयों की सोच रहे होंगे। लेकिन एक बार आप कौटिल्य वाले लेसन पे वापस जाइए दिमाग में। कौटिल्य ने क्या बताया था कि हमें ये जरूरी नहीं कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति युद्ध करके ही करें, हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति मित्रता से भी कर सकते हैं। तो वो चीज इन्होंने भी अपनाई भी। ठीक है। जो आपके कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत थे ना, जो आप चंद्रगुप्त वाले लेसन में पढ़ के आए हैं, तो उसमें क्या था, दिया था कि मित्र आपके कैसे होते, वो भी आपके राज्य की दिशा निर्धारित करेंगे भी। तो अब राजा की नई उपाधियां हैं भी। राजा अपने आप को क्या बोलते थे? महाराजा धीराज भी। सम्राट और चक्रवर्ती के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपके गुप्त वंश के राजा थे, वो कौन कौन सी उपाधियां धारण करते थे? महाराजा धीराज, सम्राट और चक्रवर्ती भी। ये उपाधियां उनके सर्वोच्च अधिकार के दावों को दर्शाती है। पहले के शासकों से उनकी श्रेष्ठता को रेखांकित करती है। जो राजन और महाराज जैसी, जो पहले वाले राजा थे ना, वो राजन और महाराज जैसी उपाधियां धारण करते थे। लेकिन इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज मतलब राजाओं के राजा, सम्राट भी, और चक्रवर्ती, ये उन्होंने उपाधियां धारण की भी। अब गुप्त शासकों ने अपने विशाल साम्राज्य का विस्तार करने के लिए भी और सुदृढ़ीकरण मतलब मजबूत करने के लिए युद्ध, कूटनीति और गठबंधन सहित विभिन्न रणनीतियों का प्रयोग किया। तो आप कहेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया? तो ये तीन चीजें आपको लिखनी है। यदि इनके उदाहरण भी याद रखें तो बहुत भी। उन्होंने युद्ध भी लड़े, कूटनीति का प्रयोग किया, और गठबंधन मतलब मित्रता भी उन्होंने अपने एक दूसरों के साथ की भी। इसका एक जाना माना उदाहरण प्रभावती गुप्त का है भी। क्या है आपका प्रभावित गुप्त? जो चंद्रगुप्त दैत्य की पुत्री थी भी। क्या थी? चंद्रगुप्त दैत्य की पुत्री। चंद्रगुप्त दैत्य आपका मेन राजा है, इसकी क्या थी पुत्री? प्रभावी गुप्त भी। उनका विवाह गुप्त साम्राज्य के दक्षिण में स्थित पड़ोसी वाकाटक राज्य के राजकुमार से हुआ था भी। तो हुआ क्या कि जो आपकी चंद्रगुप्त दैत्य की पत्नी थी प्रभावती गुप्त भी, किसकी थी? मैं आपको इसको चंद्रगुप्त दैत्य है, इसको C2 लिख देता हूं। इसकी जो बेटी थी वो कौन थी? प्रभावती गुप्त भी। प्रभावती क्या थी? गुप्त थी। और आपको पता है, यदि मैप देखेंगे आप,
मैप आपको ध्यान में है, यहाँ पे आपका गुप्त साम्राज्य है और यहाँ पे कौन है, वाकाटक है। तो वाकाटक का राजकुमार के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी हुई। चीजें क्लियर? हाँ सर, चीजें कर दी, मतलब इन दोनों ने क्या लिया, वैवाहिक गठबंधन कर लिया। मतलब अब इन दोनों में शत्रुता तो नहीं रहेगी, पड़ोसी हैं, तो ये एक गठबंधनदायक रणनीति थी कि कम से कम वाकाटक से तो हमसे कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, वाकाटक तो हमसे युद्ध नहीं करेंगे। और बाकी इस गठबंधन की मेन वजह क्या थी, क्योंकि इन्हें जो यहाँ पे जो कुषाण रहते थे ना, उन पे हमला करता था अभी, तो बीच में कौन आ रहे थे, वाकाटक आ रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि यदि किसी तरह से हमें वाकाटक का साथ मिल जाए ना, तो हम कुषाणों को आराम से हरा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, अपनी जो बेटी थी प्रभावती गुप्त, उसका विवाह किसके साथ कर दिया, वाकाटक के राजकुमार के साथ कर दिया। मजा आया कहानी जानकर? आज भी के समय भी तो लोग ऐसे ही करते हैं भी। लेकिन हुआ क्या, दुर्भाग्यवश जिसके साथ प्रभावती गुप्त की शादी हुई थी, उस राजकुमार का मृत्यु हो जाती है भी। फलस्वरूप प्रभावती गुप्त उस राज्य की प्रति शासिका बन गई भी। प्रति शासिका मतलब कि इस प्रकार शासिका कि उसके जो बच्चे थे ना वो अभी छोटे थे, और जो शासक का वो सिर्फ काम देख रही थी। प्रति शासिका की प्रतिभा देख लीजिए। आपका रीजेंट रूलर भी, जो आपका जो राजा होता है, यदि वो छोटा होता है ना, उसके स्थान पे जो राजा बनता है उसको बोलते हैं आपका प्रतिशासक। लेकिन ये महिला थी, इसलिए इसको नाम बोला गया प्रतिशासिका भी। तो प्रतिशासिका क्या होती है, जब राजा अल्प आयु का हो, मतलब छोटी आयु का, या फिर राज्य करने में अक्षम हो, तो जो शासन संभालता है वो आपका क्या होता है, प्रतिशासक होता है। तो प्रभावती कौन बन गई, प्रतिशासिका बन गई। क्या बन गई, प्रतिशासिका कौन बन गई, प्रभावती बन गई। उनके शासन काल के दौरान गुप्त और वाकाटकों के बीच संबंध सुदृढ़ बने, और इसके लिए उन्होंने यथासंभव प्रयास भी किए। अब देखिए, एक राज्य का राजा कौन, उसका पिता है, और एक की बेटी संभाल रही है, तो संबंध तो आपके हो नहीं थे। और अब देखिए, अब कितनी आसानी होगी उनको हराने में कुषाणों में, तो दोनों मिलकर आराम से कुषाणों को हरा देंगे। उनके एक अभिलेख में उन्हें दो राजाओं की मां के रूप में वर्णित किया गया है। यह उनके दो पुत्रों की ओर संकेत करता है, जो बाद में वाकाटक राज्य के सिंहासन पर आसीन हुए भी। अपने पिता की तरह विष्णु भक्त होने के कारण प्रभावती गुप्त को भगवान विष्णु और उनके अवतारों को समर्पित 7 मंदिरों का निर्माण का श्रेय दिया जाता है। इंपॉर्टेंट तथ्य आता है कि 7 मंदिरों का जो निर्माण है वो किसने करवाया, वो प्रभावती ने करवाया भी। दो राजाओं की माँ उसको कहा गया, प्रभावती को दो राजाओं की माँ क्यों कहा गया, क्योंकि उसके दो बेटे थे भी। क्या थे, दो बेटे थे, दोनों आपके अल्प आयु के थे उस टाइम में वो राजा बनी। जब उसने प्रतिशासिका बनी हुई, प्रतिशासिका शब्द आप यूज करेंगे, क्योंकि जो वो दोनों बेटे क्या थे, छोटे थे, और बाद में वो दोनों राजा बने, इसलिए उसको कहा गया दो राजाओं की माँ भी। उसने कौन सा मंदिर बनवाया, उसने 7 मंदिरों का निर्माण किया। इसमें से कुछ मंदिर वर्तमान महाराष्ट्र के रामगिरी, मतलब रामटेक की पहाड़ी में है भी। कितने मंदिर बनाए उसने विष्णु के, 7 भी। ठीक है, तो ये आपके मंदिर है भी उनके। ठीक है, विष्णु के 7 अवतारों के मंदिर किसने बनवाए थे, 7 मंदिर, वो आपके प्रभावती गुप्त ने बनवाए थे भी। ये देखिए आपकी प्रभावती भी। गुप्त साम्राज्य में एक अब है, ये थी उसकी एक नीति भी। अपने राज्य का विस्तार किस तरह से किया, युद्ध से किया, कूटनीति से किया, और आपका गठबंधन करके किया, आपका मित्रता करके उन्होंने किया। एक उदाहरण आपको दे दिया अभी। ठीक है, गुप्त साम्राज्य में एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी। केंद्रीय स्तर पर सब कुछ नियंत्रित करने की जगह गुप्त राजाओं ने साम्राज्य को अरेन प्रांतों में विभाजित कर दिया। देखिए, एक होता है आपकी प्रशासनिक व्यवस्था, है आपकी केंद्रीय भी, केंद्रीकृत मतलब पूरा जितना भी बड़ा शासन होगा सारे निर्णय कौन लेगा, राजा लेगा भी। कौन लेगा, राजा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था भी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सत्ता का विकेंद्रीकरण। दो है आपके शब्द, एक तो है आपका केंद्रीकरण भी, क्या आपका केंद्रीकरण भी, ठीक है, और एक आपका विकेंद्री। तो इन्होंने कौन सा अपनाया, विकेंद्री। केंद्रीकृत में क्या होता है कि जो सारी शक्तियां होती है राजा के हाथ में होती है भी। ये इतना बड़ा आपका शासन है, सबको कौन संभालेगा, राजा संभालेगा। लेकिन इसने क्या किया कि सारी शक्तियां अपने हाथ में लेने की बजाय उसको प्रांतों में विभाजित कर दिया भी, छोटे छोटे हिस्से बना दिए कि इसको ये संभालेगा, इसको ये संभालेगा, इसको ये मान लो कि एक तो नरेंद्र मोदी हो भी, पूरे देश को एक अकेला संभाले, कि कोई किसी राज्य में नहीं संभालेगा, पूरे देश को मैं देखूंगा। और अब क्या कर दिया उसने, हर राज्य के मुख्यमंत्री बना दिए, आप संभालिए भी। ये क्या हो गया, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया। आपको आगे बात समझ में?
इन प्रांतों में स्थानीय शासकों, पुरोहित, मुखियाओं को भूमि दान में दी गई। इन भूमि ने सटीक रूप से संरक्षित करने के लिए ताम्रपत्रों पर लिपिबद्ध किया गया था भी। जो उसको अनुबंध दिए गए थे, लोगों को भूमियां नाम उनके की गई थी, दान में दी गई थी, जो ताम्र पत्रों पर लिखी गई थी कि इसको इतनी भूमि गई दी गई है भी, पूरा रिकॉर्ड उनका रखा जाता था भी। इन ताम्र पत्रों में से अनेक हाल के दिनों में पुरातत्वविदों द्वारा खोजे गए हैं। यह व्यवस्था गुप्त शासकों को उचित कर संग्रह करने, कुशलतापूर्वक शासन करने तथा स्थानीय मुखियाओं को अपने क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायक होती थी, क्योंकि सबका फिक्स था, इसको इतना लेना, सारी चीजें वो लिख के दे दिया जाते थे, रूल एंड रेगुलेशन, और बता दी इस प्रकार से आपको शासन करना, इतनी आपके पास भूमि है, ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो। इस प्रकार शासन वो करते थे। अब हम थोड़ा सा व्यापार के बारे में बात कर लेते हैं कि व्यापार किस था भी। जो गुप्त शासक थे ना, तो राजाओं को खजाना तो चाहिएगा भी, राजाओं को क्या खजाना तो चाहिएगा आपको। तो उनका जो कर कैसा था, मेन जो उसको खजाना आता था, जो कर आता था, रुपया उनके पास आता था, इनकम जो उनके पास आती थी, वो आती थी आपकी भूमि कर था। क्या था आपका भूमि कर, भूमि से जो क्या लेते, टैक्स लेते थे भी, जिसके पास भूमि है उससे वो टैक्स लेते थे। अन्य स्रोतों में भी, और मेन तो क्या था आपका भूमि, इसके अलावा क्या था, दंड शुल्क भी था, जुर्माना भी लगता था भी। खदान भी, जो खाने वगैरह थी तो उससे जो खोदाई वगैरह होती थी उससे भी वो टैक्स लेते थे। सिंचाई भी, जो सिंचाई करता था उससे भी, व्यापार और शिल्प कर भी इसमें सम्मिलित थे भी। इस राजस्व का उपयोग प्रशासन, सेना को बनाए रखने के लिए, अब इसका प्रयोग कहाँ होता था, प्रशासन के लिए, सेना को बनाए रखने के लिए, मंदिरों के लिए, आधारभूत ढांचे, मतलब जो आपकी जनता के लिए कुछ इमारतें हो सकता है, कुछ जनता के लिए भवन बनाए गए हों भी, गलियां वगैरह बनवाने के लिए, विद्वानों व कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता है भी। हम एक बार पुनः देखते हैं कि एक सशक्त साम्राज्य को बनाए रखने के लिए एक जीवन आंतरिक और बाहरी व्यापार को बढ़ावा देना आवश्यक होता है भी। एक बार हम देखते हैं, यदि आपको शासन लंबे समय तक करना है तो आपको व्यापार को बढ़ावा देना पड़ेगा अपने राज्य में भी, क्योंकि अकेली खेती के भरोसे काम नहीं हो सकता भी। आपको व्यापार को बढ़ावा देना पड़ेगा अपने खुद के राज्य में भी, और बाहर के लोगों के भी साथ व्यापार आपको करना होगा भी। गुप्त काल ने भारत ने भूमध्य सागर क्षेत्र व दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ व्यापार किया है। आपसे यहाँ क्या करेगा, ऑप्शन में पूछ लेगा कि किन के साथ उन्होंने व्यापार किया, इन क्षेत्रों के साथ उन्होंने व्यापार किया भी। कपड़ा, मसाले, आदि धातु बने आभूषण, रत्नों का निर्यात किया। हिंद महासागर व्यापार तंत्र ने भारतीय बंदरगाहों को दूर के बाजारों से जोड़ा भी। भूमध्य सागर बाजारों के मार्ग में एक महत्वपूर्ण पड़ाव सोकोट्रा द्वीप था, ये याद रखना भी। क्या था आपका, सोकोट्रा द्वीप भी, इसको याद रखना भी, जो सामरिक रूप से अरब सागर में स्थित था भी। स्पेशल नाम दिया हुआ है, कहाँ था ये, अरब सागर में। अरब सागर का पता होगा, ये आपका अरब सागर, यहाँ पे क्या था, एक सोकोट्रा द्वीप था, इस साइड के आपका अरब सागर है भी। ये इनका एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, यहाँ आके रेस्ट करते थे भी, लंबे चलते रहे, यहाँ पे ये थोड़े बहुत रेस्ट कर लेते व्यापारी वगैरह भी। मिस्र, अरब, रोम, ग्रीस के व्यापारियों के अतिरिक्त पुरातात्विक साक्ष्य जैसे मिट्टी के बर्तन, ब्राह्मी लिपि के अभिलेख और बौद्ध स्तूप वहां कई शताब्दियों से भारतीय व्यापारियों की उपस्थिति की पुष्टि करते हैं भी। अब वो वहां पर भी, जो आपका सोकोट्रा द्वीप है ना, तो वहां पर क्या है कि जब हम ढूंढते हैं तो मिस्र, अरब, रोम और ग्रीस के व्यापारियों के तो सबूत मिलते हैं, तो साथ साथ क्या मिलते हैं, वहां पर मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिलते हैं, बौद्ध स्तूप के वहां कई अवशेष मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि भारतीय व्यापारी भी सोकोट्रा द्वीप पर गए थे। आपको चीजें क्लियर हुई, हाँ सर हमें चीजें क्लियर हुई भी। सोकोट्रा द्वीप की भूमिका आपको समझ में आई, ठीक है। यह लघु द्वीप हिंद महासागर में व्यापार के द्वारा सांस्कृतिक आदान प्रदान को समृद्ध बनाए जाने का एक प्रमाण है भी। तो ये जो लघु द्वीप है ना आपका सोकोट्रा द्वीप, ये हिंद महासागर में क्या है, व्यापार करने का एक, ये मान लीजिए बाजार था, वहां भारत के व्यापारी जाते और वहां के भी दूसरे देशों के व्यापारी आते, तो वो वहां व्यापार का एक केंद्र बन गया था अभी। सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ होगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान मतलब भाषा का, आपका खान पीन का, इस प्रकार का आदान प्रदान भी हुआ होगा, ठीक है। हाँ सर हमें ये चीज समझ में आ गई भी। अब है आपको नवीन विचारों और उपलब्धियों का युग भी। बिल्कुल चीजें आपको समझ में आ रही हूँ, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं भी। सोकोट्रा द्वीप आप जरूर ध्यान में रखें भी।
जैसा कि हमने देखा, गुप्त शासक विष्णु के परम भक्त थे, यह प्राय उनके सिक्कों और अभिलेखों से परिलक्षित होता है। हालांकि अन्य परंपरा विचारधारा को भी संरक्षण दिया। ये मैंने आपको पहले वाले पाठ में बताया था कि जो भी राजा है इस समय फिलहाल, जब तक इस्लाम आक्रमणकारी नहीं आते तब तक वो खुद का जिसकी भी उपासना करते, चाहे वो शिव की उपासना करे, चाहे बौद्ध की उपासना करे, चाहे जैन की, वो खुद का तो प्रोत्साहन करते थे, साथ से दूसरे दूसरे धर्मों को भी संरक्षण देते थे। ये लाइन तो आप आंख मीच के लिख देना भी। उन्होंने क्या किया, अन्य परंपरा विचारधारा को संरक्षण किया। उन्होंने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय और कई अन्य बौद्ध विहारों सहित संस्थानों को संरक्षण दिया। उनका दृष्टिकोण उदार और समावेशी था। समावेशी मतलब सभी का विकास करना भी। आगे की कक्षा में इन संस्थानों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जो आपका नालंदा है ना और बौद्ध ये संस्थान है, इन सब के बारे में आगे डिस्कस कर लेंगे आगे की कक्षाओं में, आगे वाले अध्याय में भी। गुप्त काल के अंतर्गत शांति और स्थिरता लंबे समय तक बनी रही, जिसने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि को प्रोत्साहन दिया। और सबसे मेन कारण है कि गुप्त काल को सृजनशीलता का युग क्यों कहा जाता है। एक तो आप बोलते थे कि इसमें हर प्रकार हर क्षेत्र में क्या विकास हुआ, कला में, साहित्य में, आपका विज्ञान में, हर क्षेत्र में विकास हुआ। क्यों हुआ वो विकास, बाकियों में क्यों नहीं हुआ, वो है इसका ये कारण भी। शांति और स्थिरता लंबे समय तक बनी रही भी। क्या है, जिस राज्य में शांति और स्थिरता लंबे समय तक बनी रहेगी ना, तो वही आपका राज्य विकास कर पाएगा भी। चाहे वो आपका घर हो, यदि घर में आपके रोज लड़ाई होती रहेगी तो घर में विकास नहीं होगा। लेकिन अगर शांति से आप चाहे बेशक कम खा लिए, शांति से लगातार चलते रहेंगे तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। चीजें क्लियर। यही कारण है कि कुछ इतिहासकारों ने इस अवधि को भारत का उत्कृष्ट युग कहा है। उत्कृष्ट युग क्यों कहा है, क्योंकि लंबे समय तक इसमें शांति बनी रही, लंबे समय तक इन्होंने राज किया, लगभग 300 सालों तक, ठीक है। और इसने इतने ज्यादा युद्ध भी नहीं हुए, राज्य में शांति अराजकता नहीं फैली, तो इसमें क्या हर क्षेत्र में विकास किया, इसलिए इसको कहा जाता है उत्कृष्ट युग भी। यह ही वह समय था जब पूर्ववर्ती युगों को ज्ञान को एकत्रित करके अनेक ग्रंथों में संकलित किया भी। जो पहले के युगों में जो ज्ञान था ना, जो ज्ञान की बातें थी, जो अच्छी बातें थी, उसको क्या किया, ग्रंथों में लिख के उसको संकलित किया भी। इस समय कौन कौन से आए ग्रंथ, वो आपको ध्यान में रखना भी। इस समय था आपका कालिदास भी। क्या था आपका, कालिदास भी। अनेक प्रमुख पुराणों के साथ संस्कृत साहित्य का विकास हुआ। आर्यभट्ट और वराहमिहिर ने गणित के खगोल विज्ञान में उल्लेखनीय योगदान दिया। आर्यभट्ट ने गणित में, वराहमिहिर ने खगोल विज्ञान में, और जो आपका कालिदास ने संस्कृत के ग्रंथों में भी। चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांतों और पद्धतियों को संकलित किया, परिष्कृत किया। धातु विज्ञान में प्रगति हुई। धातु विज्ञान के बारे में तो आप पढ़ चुके ना, दिल्ली वाला लौह स्तंभ याद है ना, वो वाला भी। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बता दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कवि रखते थे और यही अवधि के कुछ उल्लेखनीय व्यक्तियों पर दृष्टि डाली, मतलब हर क्षेत्र में विकास हुआ था। आइए अब हम बात कर लेते हैं कुछ महान व्यक्तियों को जो इस काल के थे, उसके बारे में भी। सबसे पहले आर्यभट्ट के बारे में भी। क्या है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कहाँ रहते थे, प्रसिद्ध जो शिक्षा केंद्र था कुसुमपुरा भी, जो प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था आपका कुसुमपुरा, वहां कौन रहते थे, आर्यभट्ट रहते थे भी। ठीक है। आर्यभट्ट ने क्या था, आर्यभट्ट ने बताया था कि जो पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, ये बता दिया था। और उसने, आर्यभट्ट ने उस समय कोई आपका इंस्ट्रूमेंटल यंत्र नहीं थे कि हम गणना करके, उन्होंने साल में दिन बताए थे 365 दिन, 6 घंटे और 12 मिनट और 30 सेकंड की बताई थी भी। और आज क्या है, आज हम बता 365 दिन, 5 घंटे और 48 मिनट। कितना फर्क है, लगभग लगभग आपका 1 घंटे का भी फर्क नहीं, इतना उन्होंने उस टाइम बता दिया था आपका भी। ऐसे थे आर्यभट्ट भी। ठीक, उन्होंने चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण की विशेष व्याख्या की थी। फिर इसके वराहमिहिर थे इस काल में भी। तो वराहमिहिर के बारे में क्या जान, उन्होंने जो आपका खगोल विज्ञान है ना, ग्रहों के बारे में इस प्रकार के नियम उन्होंने बताए थे। ज्योतिष के, मौसम के, वास्तुकला, नगर नियोजन, कृषि के विषयों की पूरी जानकारी दी थी। वृत्त संहिता भी, ये वराहमिहिर का वृत्त संहिता हर पाठ में आया है आपके भी। वराहमिहिर की वृत्त संहिता में ये जानकारी मिलती है। आपको बस इतना याद रखना है कि जो वराहमिहिर, उसने कौन सी पुस्तक लिखी, उसने लिखी वराहमिहिर में आपकी वृत्त संहिता। और कहाँ रहते थे वो, उज्जैनी में वो रहते थे। ये बात बस आपको याद रखनी है। ठीक है। और आप, अगर आपसे वराहमिहिर और आर्यभट्ट से मिलने का कभी टाइम मिले, मौका मिल जाए, तो आप उनसे क्या कहेंगे, ये चीज आप जरूर लिखना। एक दे रखा ऊपर, यदि आपको वराहमिहिर और आर्यभट्ट से मिलने का मौका मिले तो आप उनसे क्या पूछेंगे भी। अब कालिदास के बारे में भी।
तो इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है कालिदास के बारे में। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में एक मेघदूतम है भी। क्या है? मेघदूतम है भी। यह काव्य किसके बारे में? एक यक्ष के बारे में है भी, जो अपने स्वामी द्वारा अपने घर से निर्वासित होने पर उपरांत एक उड़ते मेघ के माध्यम से अपनी प्रेयसी को संदेश भेजता है। प्रेम के उच्छ्वास के अतिरिक्त यह काव्य भारत के भूदर्श और ऋतुओं का विस्तृत वर्णन इसमें मिलता है। ऋतुओं के बारे में इसके जानकारी मिलती है इसके मेघदूतम में भी। ठीक है, मेघ को क्या वो दूत बना के भेजता है भी, जो आपका मालिक उसको काम से निकाल देता है, वो अपनी प्रेयसी मतलब अपने पत्नी को क्या वो संदेश भेजता है मेघ के जरिए, तो उसको बताया गया है मेघदूतम भी। संहिताबद्ध क्या होता है? व्यवस्थित और क्रम रूप से लिखा हुआ भी। संहिताबद्ध क्या होता है? किसी चीज को अब देखिए, आपकी जैसे आपकी बुक के पेज फट गए सारे भी, पाठ नंबर 1 कहाँ पे चला गया, पेज नंबर 2 कहाँ से चला गया, वो आपका संहिताबद्ध नहीं है। आपने क्या कर लिया कि पूरी बुक को अब एक एक पेज को नंबर वाइज क्रम से लगा दिया, पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3, पाठ 1 का पहला पेज, दूसरा पेज, इस प्रकार से उसको इकट्ठा कर लिया। तो आपने क्या कर दिया? संहिताबद्ध कर दिया, उसको क्रम अनुसार लगा दिया भी। क्या आप जानते हैं आयुर्वेद को गुप्त काल में संहिताबद्ध किया गया? चिकित्सा को भारतीय परंपरा कई शताब्दियों पुरानी है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे भी ये दो ग्रंथ और आपके आ गए, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता भी संकलित किए गए, जो आयुर्वेद के आधारभूत ग्रंथ है। ये दोनों है ना आपके, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये आयुर्वेद के ग्रंथ है, आपको याद रखना भी। गुप्त काल में इनको किया गया भी। इसमें बीमारियों के बारे में आपको बताया गया है। चीजें क्लियर? दोनों याद कर लो, बस इतना याद करना है कि इस काल में ये जो जो सुश्रुत संहिता है और आपकी चरक संहिता है, इसको क्या किया गया था? संहिताबद्ध किया गया था गुप्त काल के दौरान, और ये आयुर्वेद से संबंधित है भी। चीजें क्लियर हो रही हैं? कोई डाउट तो नहीं? आराम से, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हो तो आप बस बता देना भी, 1 घंटे में शायद भी क्लियर हो जाएगा। सौंदर्य की खोज भी, अब क्या है? सौंदर्य की खोज भी। तो सौंदर्य की खोज ये ऐसे कोई मानव की बात नहीं बताई, सौंदर्य की खोज बताई मूर्तियों के बारे में भी। गुप्त शासकों ने ऐसा अनुकूल वातावरण प्रदान किया जिसमें रचनात्मकता और शिल्प कौशल का अभूतपूर्व विकास हुआ भी। हमने देखा कि साहित्य का खूब विकास हुआ। आपके महान महान जो विद्वान थे, आर्यभट्ट था, वराहमिहिर था, कालिदास था, और दो ही आपके आयुर्वेद के ग्रंथ इसी काल में, वे साहित्य का विकास आपने देख लिया। मंदिरों का आपने देखा था, 7 आपके मंदिर बनाए थे। अब क्या है? ये शिल्प कौशल के बारे में है, और आपका रचनात्मकता भी, मतलब जैसे मूर्ति निर्माण है, शिल्प कौशल मतलब कोई बर्तन बनाने, मूर्तियां बनाने, वो सारे इसमें आते हैं। तो इस प्रकार का उन्होंने माहौल दिया। माहौल देना क्या होता रहा? शासन स्थिर हो गया, और स्थिर होने के बाद कोई लड़ाई दंगा नहीं, तो आराम से जो आपकी भूमि उपजाऊ थी, तो सारे संसाधन थे। जब आदमी के पास सारी चीजें होंगी ना, तभी वो दूसरे के बारे में सोचेगा। यदि पेट ही उसका खाली होगा तो वो सिर्फ रोटी के बारे में सोचेगा भी। तो उन्होंने इस प्रकार का वातावरण प्रदान किया कि अभूतपूर्व विकास हुआ। अभूतपूर्व मतलब पहला विकास ऐसे कभी नहीं हुआ था भी। अनेक कलाकृतियां इसी अवधि में निर्मित की गई। इसी कला में अनेक प्रमुख केंद्र हुए, जिनमें उत्कृष्ट बुद्ध मूर्तियों के लिए विख्यात सारनाथ और विस्मयकारी अजंता गुफाएं सम्मिलित है भी। बुद्ध मूर्तियों के लिए क्या था आपका? सारनाथ में बनाई जाती तो अजंता गुफाएं। इसमें मध्य प्रदेश की उदयनिगिरी में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं। देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी इस काल की उत्कृष्ट कला के कुछ उदाहरण। उसने कहा क्या क्या चीजें यहाँ बनाई गई, तो ये सारे उदाहरण आपको याद रखने, कोई दिक्कत नहीं। इन्हें कभी कभी गुप्तकालीन कला भी कहा जाता है। इससे ने सौंदर्य बोध के उच्च मानक स्थापित किए, जिसका एक स्थायी प्रभाव पड़ा भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें उनका सौंदर्यीकरण हुआ था। बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाई जाती थी, जैसे आपका सारनाथ में है, आपका अजंता की गुफाएं में सम्मिलित हैं वो भी। ठीक है, यहाँ बुद्ध की क्या थी? मूर्तियां बनाई जाती थी इस समय, बड़ी सुंदर सुंदर भी। तो मध्य प्रदेश के उदयनिधि चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा बनाई गई थी। वहां पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी, मूर्तियां भी बनाई गई। इस काल में बुद्ध के साथ साथ देवी देवताओं की भी सुंदर मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई भी। अब है गुप्त वंश का पतन भी। अब क्या है कि गुप्त वंश का पतन कैसे हुआ? आपने सारी चीजें पढ़ ली, जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो मैंने आपको करवा चुका हूं। जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, तो आपको बड़ा मजा आएगा, लेसन आपको समझ में आ गया है। 6वीं शताब्दी सामान्य सभ्यता गुप्त साम्राज्य पतन के संकेत दिखने, क्योंकि बाद के शासकों ने बाह्य आक्रमणों की चुनौतियों का सामना पड़ रहा था। अब मेन दिक्कत क्या आ गई? अब तक राज्य स्थिर चल रहा था, लेकिन 6वीं शताब्दी में क्या हुआ? बाहरी लोगों ने आक्रमण करने स्टार्ट कर दिए। वो कौन थे लोग जिन्होंने आक्रमण किए? मध्य एशिया की क्रूर
हुण जनजाति ने बार बार आक्रमण किए। अब किए आक्रमण हुणों ने भी, पहली बार गुप्त शासकों के काल में उन्होंने आक्रमण किए हुणों ने भी, जिसने उत्तर भारत पर गुप्त राजाओं का नियंत्रण तिल्क हो गया। उसी समय शक्तिशाली क्षेत्रीय शासकों के उदय ने आंतरिक संघर्ष को भी जन्म दिया कि अब साथ साथ क्या हुआ, एक तो हुणों ने आक्रमण कर दिया भी, ये मान लेते ये आपका राज्य है भी, एक तो क्या यहाँ ऐसे बना देता हूँ, यहाँ से आपको ज्यादा समझ में आएगा, ये उनका राज्य था भी, एक तो क्या था यहाँ जो अधीन थे ना वो थोड़े से ताकतवर हो गए, ये कहते हैं कि हम आजाद हैं, हम आपके अधीन नहीं रहेंगे। दूसरा, बाहर से हुणों ने आक्रमण करने स्टार्ट कर दिए भी, तो ये दो कारण उनके मेन रहे भी। परंतु क्या वास्तव में यह अंत था? यह एक ऐसे युग का आरंभ था जिसने भारतीय इतिहास को एक महत्वपूर्ण दिशा दी। इसका उत्तर हम पुस्तक के अगले भाग में पाएंगे। उसने कहा क्या ये वास्तव में अंत था? इसने कहा क्या ये अंत था? ये हम कहते हैं ये गुप्त का तो अंत था, लेकिन भारतीय अध्याय के लिए, भारतीय इतिहास के लिए एक नए युग का प्रारंभ था, जो आप अगले पाठ में पढ़ेंगे। नए युग पता कि कौन सा? वर्धन वंश, आपका हर्षवर्धन राजा के बारे में आप पढ़ेंगे, जो आपके इतिहास का महान राजा है भी। ठीक है, मजा आएगा आपको उसको पढ़ते समय भी। ठीक है, तो अब हमने गुप्त साम्राज्य के तो बारे में पढ़ लिया। अब आपका क्या है, थोड़ा सा पूर्वोत्तर के बारे में, जो हमने कामरूप के बारे में पढ़ा था, पल्लव के बारे में पढ़ा था, वाकाटक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसी बीच दक्षिण में भी 7.8 में महत्वपूर्ण देखे, जब आप उत्तर भारत में गुप्त शासन था उस समय दक्षिण में कौन थे? पल्लव थे भी, राजवंश के रूप में उभरे। उन्होंने धीरे धीरे आज के तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों को अपने राज्य में मिला लिया गुप्त वंश के शासनकाल में भी। हम पूरे भारत को एक साथ लेके चल रहे हैं, आ रही बात आपको समझ में? ठीक है, उसकी उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है पल्लवों के बारे में, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वे सातवाहनों के अधीन थे भी, और सातवाहनों के पतन के पश्चात उन्हें बल मिला। इसके विषय में पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि सातवाहन थे ना, सातवाहन के बाद क्या पल्लव थोड़े से शक्तिशाली हुए, क्योंकि वो दक्षिण में पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था भी? पिछले अध्याय में हमने इस प्रकार से पढ़ा था भी कि यहाँ आपका चोल था, यहाँ पांडे था, ठीक है, और यहाँ पे चेर था, और यहाँ पे आपका सातवाहन था। जब सातवाहन तो मजबूत शक्ति उभर गए थे, बाद में कुषाण भी आ गए थे, ठीक है, लेकिन सातवाहनों के पश्चात यहाँ पे क्या थे? ये अधीन थे उस टाइम पे पल्लव। ले जब सातवाहन कमजोर हो गए तो पल्लव इस क्षेत्र में उभर गए, और ये वाला एरिया उन्होंने अपने अधीन ले लिया। अभी चीजें क्लियर? ये पांडे थे, कभी आप इसको पल्लव समझ रहे हो? अभी जब पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था भी, पल्लव कला और वास्तुकला के मान थे, उनमें से अधिकांश शिव भगत थे भी। जो आपके ये गुप्त थे ये तो विष्णु भगत थे, लेकिन जो पल्लव थे वो आपके क्या थे? शिव भगत थे। उन्होंने भव्य मंदिरों, चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। और वास्तुकला के अध्ययन में जब हम वास्तुकला का अध्ययन जानेंगे ना, तब हम इन पल्लवों के बारे में पढ़ेंगे, इन्होंने क्या क्या चीजें बनाई थी, क्या क्या नहीं भी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम भी, जो 1000 मंदिरों का नगर, इंपोर्टेंट नोट कर लेना भी, 1000 नगरों का जो नगर है, मंदिरों का जो नगर है, वो क्या है आपका? कांचीपुरम है भी। दक्षिण में शिक्षा का प्रमुख केंद्रों में से एक रूप में विकसित हुई। सातवाहन काल के दौरान स्थापित गटिकाओं ने शिक्षा और बौद्धिक विकास के लिए एक वातावरण नियुक्त किया। इसने कहा कि जैसे आप स्कूल बोलते हैं ना, तो जो सातवाहन काल में जो स्कूल थे, जो शिक्षा का केंद्र थे, उनको क्या बोला जाता था? गटिकाओं। क्या बोला जाता था? गटिकाओं। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ये है आपका यूपीएससी, जैसे आप तैयारी करते हैं ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी। एनसीईआरटी को एक बार अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए भी। अगर आप लाइन टू लाइन नहीं पढ़ सकते तो एक बार लाइन टू लाइन पढ़े, फिर आप क्या है कि एक बार रिवीजन बैच अवश्य कर ले। जो भी आपकी प्रमुख बातें होंगी, हो सकता है कि आप यहां से क्लियर हो जाए। पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्मन राजवंश द्वारा स्थापित कामरूप। अब हम पहुंच गए पूर्व में भी, याद भूलना मत, भूलने नहीं देंगे आपको भी। यहाँ पे तो क्या था? यहाँ पे तो गुप्त साम्राज्य, यहाँ पे आपका पल्लव था, ठीक है, और यहाँ पे आपका कामरूप था, और यहाँ पर आपका वाकाटक था। चार थे ना, चार राज्य तो आपको पढ़ने हैं। आप पल्लव के बारे में पढ़ लिया, गुप्तों के बारे में पढ़ लिया, अब आप पहुंचे कामरूप पर भी। ब्रह्मपुत्र घाटी से रूप से वर्तमान असम, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के उत्तरी भाग तक विस्तृत था। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी का एक प्राचीन नाम प्राग ज्योतिष था भी। क्या नाम था? प्राग ज्योतिष था। क्या नाम था? प्राग ज्योतिष नाम था। जो ब्रह्मपुत्र की घाटी का एक प्राचीन नाम क्या था? प्राग ज्योतिष था, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत में मिलता भी। महाभारत में प्राग ज्योतिष के शासक भगदत्तर का उल्लेख महाभारत के महान युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ने वाले योद्धा के रूप में किया जाता है। इसने कहा कि जो आपका प्राग ज्योतिष है ना, आधुनिक असम, उसका नाम क्या था आपका? प्राग ज्योतिष भी। के शासक था भगदत्त।
क्या नाम था, भगदत्तर था। वो क्या था आपका, महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ा था। कौरव और पांडवों का युद्ध था। जो आपका इसका शासक था असम का, जो आपका किस नाम से प्रसिद्ध था, वो प्रागज्योतिष। महाभारत काल में इसको क्या कहा जाता था, प्रागज्योतिष भी। ये कौरवों की तरफ से लड़ा था, इंपॉर्टेंट याद रखना। महाभारत में आपको क्या कहा जाता था, असम को प्रागज्योतिष, और जो आपका गुप्त काल के दौरान इसको कामरूप कहा जाता था। दोनों में कंफ्यूज मत होना भी। बाद के कुछ शासकों ने उन्हें अपना पूर्वज बताया। कामरूप साम्राज्य एक प्रमुख सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था। यहाँ मंदिर और मठ शिक्षा के केंद्रों में विकसित हुए भी। या मंदिर और मठ थे जो इसमें शिक्षाएं दी जाती थी भी। और बाद में क्या था, कामरूप साम्राज्य एक प्रमुख केंद्र बना संस्कृति और साहित्य का। गुप्त वंश के दौरान भी, गुप्त साम्राज्य के दौरान या गुप्त काल के दौरान भी, गुप्त काल के कला के विभिन्न आयाम भी। ये देखिए मूर्तियां भी आपकी, ठीक है, तो मूर्ति दिख रही है आपको, ये है भी। यहाँ पे तो आपको सिर्फ पढ़ना है भी। तीसरे चित्र में गुप्त काल की पक्की मिट्टी से, मतलब टेराकोटा से मूर्तियां बनाई जाती थी। मूर्ति क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, भारत की पवित्र नदियां गंगा यमुना को दर्शाती है। उनके वाहन उन्हें अलग पहचान देते हैं, गंगा, मकर, मगरमच्छ जैसा भी। तो ये ना आपके, तो ये वाहन इनको दिखाए गए हैं भी, ठीक है। तो यहाँ पे एक, अगर बहुत ही टफ से टफ अगर आपके लिए क्वेश्चन बना देना, तो वहां यहाँ से इससे बना देगा भी। गंगा मकर भी मगरमच्छ जैसा प्राणी पर खड़ी, यमुना कछुए पर खड़ी है, उनके सिर पर पानी बह रहा है और घड़े का चित्र नदियों के रूप में। आपसे पूछेगा यमुना नदी का वाहन क्या बताया गया, तो यहाँ पे कछुआ आएगा। गंगा नदी का मगरमच्छ जैसा है, तो मगरमच्छ नहीं देगा, यहाँ पे देगा यमुना का भी, ठीक है। ये शेषनाग पर विष्णु को विराजमान दिखाया गया है अभी। ये अजंता की गुफाएं वाकाटक राजवंशों के सहयोग से बनाई गई थी। जो अजंता की गुफाएं है ना, वो वाकाटक के सहायता से इन्होंने बनाई गई थी। एक विस्तृत गुफा मंदिर को दर्शाती है, ठीक है। ये चीज आपको सिर्फ मूर्तियां हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। और ये आपका पूरा अध्याय था भी। अब आप बताइए मुझे कि अध्याय आपको समझ में आया या नहीं आया। 50 मिनट का हमने लेक्चर ले लिया और मेरे हिसाब से आपको मजा आ गया होगा भी। और अब आपको क्या करना, इस लेक्चर को धूम धड़ाके से शेयर करना सभी के साथ भी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।